लोग तुम्हारे। तो ये 22, तो 22 उसमें से क्या हुए बताओ? और एक होता है x और दूसरा कौन सा होगा? y। तो दिस इज x, दिस इज y, y छोटा। ओके, तो there are 23 pairs of chromosomes present in stem cells, out of which 22 pairs are autosomes and one pair is no sex chromosome. 22 pair determine the feature in our body and one pair determine the gender of our body. क्या सवाल पूरा हो गया या अभी नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा है बॉडी सेल, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि गेमीट में कितना होता है, दोनों बताना पड़ेगा। देखो, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स कैसे होंगे? दीज आर ऑटोजोम्स एंड वन पेयर क्या होगा? इज सेक्स क्रोमोसोम। इतनी बात समझ आ गई? चलिए, जो ऑटोजोम्स हैं डिटरमाइन, पूरी बात लिखा देते हैं आपको, डिटरमाइंस फीचर्स, जो हमारी बॉडी के फीचर्स इन आवर बॉडी, वाइल सेक्स क्रोमोसोम क्या करेंगे बताइए? क्रोमोसोम डिटरमाइंस, दैट इज जेंडर। इतनी बात हो गई। जो मेल बॉडी सेल है दे हैव XY क्रोमोसोम। फीमेल बॉडी में कितना होगा बोलो? XX होगा कि नहीं? तो ये भी पूरा लिख दो। मेल बॉडी सेल्स हैव XY सेक्स क्रोमोसोम, while female body has XX sex chromosome। ओके, अब देखो यहां तक तो बात हो गई बॉडी सेल की। अब गेमीट में क्या होगा? मेल गेमीट या जर्म सेल या सेक्स सेल कंटेन 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम का क्या मतलब है? जब मैं 23 पेयर कह रहा हूं तो उसको क्या कहोगे बोलो? दैट इज 2n या डाइप्लॉइडिक। इसे क्या कहा जाएगा? डबल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम। और इसे क्या कहोगे? 23 है हैप्लॉइडिक और n क्रोमोसोम हैप्लॉइडिक। ठीक है, इतना समझ आया कि जो मेल है उनमें 23 क्रोमोसोम है, 22 ऑटोसोम है और 22 ऑटोसोम प्लस X और Y सेक्स क्रोमोसोम। जबकि फीमेल गेमीट में क्या होगा? फीमेल gamete contains 23 chromosome out of which 22 autosome plus X sex chromosome। कुछ पूछना है की बात समझ आ गई? सर वो आंसर की में इतना बड़ा नहीं। वो तो नहीं है, मैंने पूरी बात बता दी। उस दिन नैतिक ने यही सवाल पूछा था कि सर थोड़ा सा इसके बारे में और बता दो, तो मैंने बता दी पूरी बात। सर जिसमें थोड़ा लिखा है उसके नंबर कटेंगे? कुछ नहीं कटेंगे, ये तो जो भी आप ये लिख देना, इसको लिखना सिर्फ कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 22 पेयर्स ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इतना होगा। सर मैंने तो ऑटोसोम भी नहीं लिखा, तो क्योंकि सर पूछा तो सिर्फ Out of which how many are sex chromosome? How many sex chromosomes are found in human being? तो टाइप से वो लिख दिया ना,
sex of a newborn child is a matter of chance and not flow chart बना लिया ठीक है may be considered response draw a flow chart showing determination of sex तो इसमें क्या देना कि that is father mother तो father का XY है और mother का XX है तो इससे कौन सा टाइप निकलेगा टाइप ऑफ गेमीट्स इससे X निकलेगा तो दैट इज पेरेंट्स और क्रोमोसोम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इतना लिखना नहीं है मैं बता रहा हूँ इसे टाइप ऑफ गेमीट तो सर ये साइड वाला लिखना जरूरी नहीं होता साइड वाला जितना ज्यादा रिप्रेजेंट करोगे ये सब 12th में जरूरी हो जाता है 11th में हमने तो लिख दिया अच्छी बात है लिखना चाहिए 12th में ये एसेंशियल है तुम छोटी क्लास में तो थोड़ा टीचर स्लो कर देते हैं टाइप ऑफ गेमीट अब इसके बाद क्या लिखोगे दैट इज फ्यूजन ऑफ गेमीट्स क्या लिखोगे फ्यूजन ऑफ गेमीट्स या क्रॉसिंग ओवर दोनों भी लिखा जा सकता है फ्यूजन ऑफ गेमीट या क्रॉसिंग ओवर तब क्या होगा एक्स एक्स और वहां से क्या होगा एक्स वाई दैट इज जीनोटाइप ऑफ बेबी जेंडर ऑफ बेबी ये क्या है जीनोटाइप है कि नहीं तो जीनोटाइप ऑफ बेबी जेंडर ऑफ बेबी दैट इज ये गर्ल हो गई एंड दिस इज बॉय इट इज नॉट द मैटर ऑफ चांस अगर किसी भी तरीके से अबॉर्शन न कराया जाए या बच्चे का अल्ट्रासाउंड न कराया जाए जेंडर डिटर्मिनेशन तो आइडियली पूरे वर्ल्ड में क्या होगा मेल फीमेल का रेशो 50-50% होगा अदरवाइज जो फीमेल की केयर नहीं करते हैं कई लोग ऐसे होते हैं ना केयरलेस होते हैं तो उससे भी फीमेल जो इनका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है क्यों ज्यादा है और किन जगहों पे ज्यादा है जहां पर हॉस्पिटल या दूसरी फैसिलिटीज नहीं है या माल न्यूट्रिशन है वहां ज्यादा है तो फेयरली 50-50% होगा if equal chances are there given to both of the gender if equal medical facilities are given no ultrasound is done then in this case if no biasing is done on the basis of gender तो 50-50 रहेगा तो क्या लिखेंगे is it a matter of chance or not वो तो बर्थ के बाद का होगा ना सर मतलब मेडिकल फैसिलिटी मतलब मेडिकल फैसिलिटी क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं जनरली कुछ भी होता है तो बहुत दिनों तक ऐसे ही उनका फर्टिलिटी रेट क्यों ज़्यादा है क्योंकि वो सेल्फ मेडिकेट करती हैं घर घर में अपना कुछ ना कुछ हल्दी खा ली ये खा ली वो डॉक्टर के पास उसी से ही क्या होता है कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से कि पैसा किस लिए बर्बाद करना जबकि मेल को हुआ कि भाई ये कमाने वाला सदस्य है इसको ले जाओ डॉक्टर ये भी तो होता है तो कई फीमेल ये सारी चीज़ें और उसमें भी क्या है कि जो मैटरनिटी पीरियड है मातृत्व की अवस्था में जो एक होती है जच्चा एक होती है बच्चा तो जच्चा की मृत्यु दर बहुत ज्यादा होती है माल न्यूट्रिशन हो गया जो जन्म दे वो जच्चा जो बर्थ ले वो बच्चा ऐसा होता ही है ना अब आप देखो अम्बु क्या होता है बोलो जल देने वाला अम्बु अगर जो अम्बु को धारण करे तो अम्बुद अम्बुज अम्बुद जैसे जो जल धारण करता हो बादल समझ में आई बात कि नहीं तो उसको क्या कहेंगे जल धारण जलध जो जिसमें जल में जिसका जन्म हो जलज जलज किसको कहते हैं कमल को समझ में आ गई बात कि नहीं तो अलग अलग नाम है उसी की बात की आगे का सवाल देखो नेक्स्ट इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ आइडेंटिफाई द ग्लैंड्स दैट सेक्रीट इंसुलिन इंसुलिन कौन सेक्रीट करता है सो 30th क्वेश्चन देखो व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स सुजैन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर समझती हैं सर इसमें एक और क्वेश्चन है और क्या सर एक क्वेश्चन है द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड बेटर द चांस तो ऑफ उसी के लिए तो बनाना बता तो दिया अभी कि 50-50% होता है हाँ may be considered responsible for it is a matter of chance sex of newborn baby is a matter of chance ये बात सही है सर वो लिखना पड़ेगा ना कि 50-50 चांस है ना सो तुम लिखेंगे देखो तो that is
चांस ऑफ गर्ल या बॉय बेबी इज 50-50%. 50-50%. And no parent is held responsible for it. जो फादर में भी मिलियंस ऑफ स्पर्म में पता नहीं एक्स निकले कि वाई निकले, वो भी तो 50-50% है. कौन सा किसके साथ फ्यूज हो जाए तो किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकता है, कोई भी जा सकता है. इट इज बोथ आर इक्वली मोटाइल. ओके, इतना ही लिख दीजिए. 30th क्वेश्चन में एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं? हुज सेक्रीशन, हाँ बोलो, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, endocrine glands are those glands whose secretions directly mixes with blood. Whose secretion directly mixes with blood. अर्चिता, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक इस ग्लैंड का नाम बताओ और ये भी बताओ कि वो डक्ट ग्लैंड है कि डक्टलेस ग्लैंड है. ये बहुत अच्छी बात है. ये देखो, ये हमारा लीवर है और लीवर में ये गॉल ब्लैडर है जो ग्रीन कलर का, वहां देखो ग्रीन कलर का दिख रहा है लीवर में, ग्रीन कलर का उसके अंदर, ठीक है. गॉल ब्लैडर है और गॉल ब्लैडर में ये चीज है, ये क्या है बोलो? बाइल डक्ट. दैट इज बाइल डक्ट. इसका नाम क्या है? बाइल डक्ट. बाइल डक्ट से ताशी कौन सा जूस निकलता है? बाइल जूस. तो इससे जो बाइल जूस निकल रहा है और इसके बगल में ये हमारा जे शेप्ड स्टमक है और इसके आगे क्या बताइए? क्या इसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है? तो अब इसी में इसके सेक्रीशन जा रहे हैं. जब भी किसी चीज में तुम्हारे ऊपर की पानी की टंकी में छेद हो जाता है तो मम्मी कहती भाई इसमें डक्ट हो गया है, ताशी जाके डक्ट टेप ले आओ. तो ताशी जाती है, हाँ मम्मी मैं अभी जाके ले आती हूँ. ऐसा कहती हो कि नहीं? इट इज डक्ट ओनली. जब किसी में डक्ट होता है तो आप क्या कहते हैं कि डक्ट हो गया है, मम्मी कहती है डक्ट टेप ले आओ, तो ला के ये जोड़ देती है. डक्ट का मतलब किसी में छेद होना. समझ में आई? सो अगर किसी में छेद है तो उसमें से क्या है, जूस लुढ़केगा और लुढ़क के उसमें चला जाएगा. सो ऑल द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट ग्लैंड्स. ये कैसी हैं? समझ में आई? एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसी होती हैं? ये डक्ट ग्लैंड है. इसके बगल में पीछे कौन है बोलो? ये पैंक्रियाज है. तो पैंक्रियाज में से भी क्या इसमें सेक्रीशन आता है? कौन कौन सी चीजों का सेक्रीशन आता है? लाइपेज का सेक्रीशन आएगा और पैंक्रियाटिक अमाइलेज का आएगा और ट्रिप्सिन का. तो समझो इस चीज को, बात नहीं करो. पैंक्रियास कौन सी ग्लैंड है बोलो? तो अब जब बात करोगी तो यही होगा और तब तक हम बता चुके थे. आप बोलो नैतिक. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. ये बता दिए, सुन लिए थे तो बता दिए. बोले सर इसमें कुछ चीजें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रही, खाने के साथ मिल रही हैं, इसलिए ये एक्सोक्राइन. इसमें डक्ट भी है. हाँ, इससे निकलने वाला इंसुलिन ये तो पूरे बॉडी में जा रहा है. कभी कभी किसी टारगेट ऑर्गन में भी जाता है. जैसे यहाँ हाइपोथैलेमस है, वहां से निकला ग्रोथ हार्मोन, तो वो जहां जाना होगा वो चला जाएगा. ये दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन निकला, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो पूरी बॉडी में जा रहा है. इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैं. जैसे हम इसके ऊपर कौन सा बना है बताइए? दैट इज एड्रीनल ग्लैंड. इससे एड्रीनलिन निकला, वो हार्ट में गया, हार्ट का पंप रेट बढ़ाया. इमरजेंसी ग्लैंड है ना. तो ये कहाँ जाएगा? पूरी ब्लड में मिल जाएगा, लेकिन अटैक कहाँ करेगा, इफेक्ट कहाँ करेगा? इफेक्टर एरिया क्या है? टारगेट ऑर्गन. सो इट मिक्सेस विद ब्लड. हाउएवर क्या करेगा? दैट इज एग्जीक्यूट या इफेक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन. समझ में आ गई बात कि नहीं? ये जहां है इट मिक्सेस एट साइट विद डक्ट ग्लैंड. तो अगली लाइन उत्तर से इसमें क्या लिखें? जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वे अपने हार्मोन किसमें निकालती हैं?
मिक्सेस विद ब्लड एंड दीज आर डक्टलेस। कहीं मिलती नहीं है, ब्लड में सीधा मिल जाएंगी। दीज आर, इससे छेद रहित होती हैं। दीज आर डक्टलेस, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे इस तरीके का किसी में जूस है, वो लुढ़क गया या प्रेशर पड़ा तो उसको कहते हैं डक्ट ग्लैंड। स्टमक में ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ डक्ट्स हैं, उसी से HCl और म्यूकस लुढ़का करता है। These are ductless glands. They mixes with blood and they affect the target organ. बोलो, इतनी बात समझ आई? These affect the target organ. किन्हीं 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताओ भैया। पेनक्रियास और और तो वो बताती जा रही। अमन आप बताओ। पिट्यूटरी ग्लैंड। और बोलो। पैनक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई। अदर और पैनक्रियास और कौन सा बताया? थायराइड, ठीक है, और बताओ जो नेक में होती है। और एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर है। और कोई है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन पूरी बॉडी में जाता है, टारगेट ऑर्गन में। जहां मूंछ उगानी होती यहाँ नहीं उगा रहा है, टारगेट ऑर्गन पे उगा रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से टेस्टिस और ओवरी डायरेक्शनल ग्रोथ दे रहा है। अब तो तुम्हें बात पता चल गई एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, सारी बात सही है। अब हम समझेंगे बहिःस्रावी ग्रंथियां, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अंतःस्रावी समझिए, जो अंदर ही अंदर अपना करती हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जब मैं दोनों बता दूं तब फिर तुम बताना ऐसी कौन सी 3 ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी है, जिनमें से एक नैतिक बता चुके हैं। चलो, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक लाइन बोलो शिव शर्मा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। Their secretion does not go to blood, ठीक है, other than blood. Their secretions mixes to body other than blood. ब्लड में नहीं जाएगा और नहीं जाएगा, चाहे डाइजेस्टिव ऑर्गन में। These are, ये कैसी हैं? डक्ट ग्लैंड, छेद होता है। अच्छा, ये सारी बात हो गई। टिश्यूज के 3 एग्जांपल दो। अंशुप्रिया, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी। इतनी बात समझ आ गई? ओवरी में ऐसा कौन सी चीज है जो एक्सोक्राइन की भूमिका निभाती है एंड विच इज इन द रोल ऑफ एंडोक्राइन? क्या चीज है जो अदर देन ब्लड मिलती है? तो इसका मतलब है एग ऑफ ओवरी। समझो, एग ऑफ ओवरी गोज टू फैलोपियन ट्यूब और प्रोजेस्टेरोन एंड दैट इज एस्ट्रोजन, वो कहां जाता है? गोज टू ब्लड। तो इट इज गोज टू फैलोपियन ट्यूब। अच्छा, इसमें उत्कर्ष बताओ, टेस्टिस में ऐसी क्या चीज है जो अदर देन ब्लड जा रही है? स्पर्म, दैट इज स्पर्म, ठीक है, इज नॉट गोइंग या मिक्सिंग टू ब्लड। उसका अलग रूट है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि
वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी, फैलोपियन ट्यूब को कट किया तो ट्यूबेक्टॉमी, और ये वैस डिफरेंस को कट किया तो वैसेक्टॉमी। तो इट्स नॉट मिक्सिंग टू ब्लड। और इसमें ऐसी क्या चीज है पैंक्रियास की जो कि नॉट मिक्सेस टू ब्लड? दैट इज डाइजेस्टिव जूसेस। वो तीनों चीजें क्या है? डाइजेस्टिव juices not mixing to blood, goes to digestive system, goes to digestive system। क्या आप मुझे बताएंगी दिव्या ऐसे कौन सी ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन भी हैं और एक्सोक्राइन भी हैं? सही। तो पैंक्रियास, ये जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं इनको आप कैसा मान रही हैं? और जो सेबेसियस ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी से पसीना निकालते, बोलो, एंडो का बाहर पर साल्ट बाहर आ रहा है, ये सब तो बाहर ही आ रहा ना। तो सेबेसियस ग्लैंड्स एंड दूसरा क्या बताया? सेलिवरी ग्लैंड जो टंग में है या इसके अंदर की जो इनर चीक्स में है, वो सब भी तो ग्लैंड है। माउथ वाटरिंग क्यों होती? पानी क्यों आता है रसगुल्ला देख के? दैट्स व्हाई ओनली। दैट्स कौन सी? तो सेबेसियस ग्लैंड्स, इनको क्या कहते हैं? पसीने वाले ग्लैंड। सो सेक्रीट स्वेट। और जो सेलिवरी ग्लैंड है ये सलाइवा या माउथ वाटरिंग। अभी थोड़ी देर पहले तुमको बताया इन्होंने, आपने बताया भाई कि लीवर भी एक ग्लैंड है, उसमें से भी, और ये जो स्टमक है उसमें भी जो है एक, इसकी जो स्टमक की लाइनिंग है वो भी एक ग्लैंड है, उसमें से सारी चीजें निकलती हैं, जिसमें से कुछ भी हाँ गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है ना, स्टमक की ग्लैंड्स। तो अब ये देखिए कि पैंक्रियाज, टेस्टिस and ovary are both exocrine as well endocrine। हाँ, शिव शर्मा जस्टिफाई करिए, पैंक्रियाज एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। ट्रिप्सिन भी निकल, इंसुलिन भी और ट्रिप्सिन भी, इंसुलिन ब्लड में से और ट्रिप्सिन बॉडी पार्ट्स है ना। अभी तुमको याद हो 1.5 महीने पहले हमने यही क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, लेकिन आप देखो समझ गए, वो मेरे मन में था कि बताना है, आज वो चीज पूरी हो। तो दैट इज टेस्टिस। बताओ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कैसे है? एक्सोक्राइन वो स्पर्म रिलीज करता है और एंडोक्राइन ओवरी कैसा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन? और प्रोजेस्टेरोन। ओके, अगला सवाल देखो, इस सवाल में और कुछ बच रहा है? चलो, इंसुलिन। तो इंसुलिन आइडेंटिफाई द ग्लैंड, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, अब इसका आंसर देखो क्वेश्चन का, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज, बस इतनी बात पूछी गई है। और थायरॉक्सिन इज सेक्रेटेड बाय थायराइड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में होती है, यहाँ पर इस तरीके से तितली के आकार की, और इसमें ये पैराथायराइड होती हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। ये थायराइड ग्लैंड है और ये पैराथायराइड ग्लैंड है, 4 जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, सही है। आपको मालूम है थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल का, ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वो बैलेंस करती है, यानी हमारी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को ब्रेक डाउन में इसी का योगदान है। और ये खुद किससे बनाती है? बोलो, थायरॉक्सिन किससे बनाती है? आयोडीन से। अगर आयोडीन की कमी हो जाए, हम वैसा आयोडाइज सॉल्ट ना खाएं, तो यहाँ पर एक तरीके का कंठमाल रोग हो जाता है, दैट इज गॉइटर, स्वॉलन नेक। ओके, तो ये तो बात हो गई कि थायराइड से, ये थायराइड है, ये कौन सी है? थायराइड। और ये कौन से हैं? दैट इज पैरा थायराइड।
ओके तो ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म करती है, दैट इज जो भी बॉडी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है उसको, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ओके अगला सवाल देखें। Explain with an example how the timings and amount of hormones secreted are regulated in human body. Timings and amount of hormones. फीडबैक में ये सही है, इस चीज को समझ लीजिए कि ये देखो एक हमारे इट इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म समझो, इट इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये हमारी ग्लैंड है और ग्लैंड से हार्मोन गया तो हार्मोन कहाँ जाएगा बोलो, टारगेट ऑर्गन को। टारगेट ऑर्गन अपना काम करेगा लेकिन इसका एक लूप इस ग्लैंड में भी जाएगा, ठीक है। ये टारगेट ऑर्गन में जाएगा तो क्या होगा बोलो, इट इंटरेक्ट्स विद स्टिमुली। अगर बाहर की रिएक्शन करनी है, जैसे आप ये देखो कि हमारे में कई बार इमरजेंसी ग्लैंड में एड्रेनालिन सेक्रेट होता है, तो हार्ट बीट बढ़ा दी, कोई स्टिमुली के लिए वो क्या करता है, रिएक्शन टू स्टिमुली करेगा। लेकिन उसमें से एक फीडबैक इसको जाएगा कि बस सांप भाग गया, अब बस मत धड़काओ दिल, अब शांत हो जाओ। तो फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि वॉट एवर एक्शन इज टेकन, its feedback is sent to the organ, to the gland which is releasing that hormone. तो इससे क्या रिलीज हुआ, it releases हार्मोन और ये टारगेट ऑर्गन है, बात समझ में आ गई। और ये क्या है, that is feedback। अब देखो इसको समझाओ किस तरीके से। when some emergency come, when some emergency comes, for example snake comes, तो क्या होगा, सर इसमें ये नहीं बताना। फिर भी मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो इतनी बात तो हो गई, फीडबैक मैकेनिज्म है, उसको दो तरीके से समझ लीजिए। तो अगर ऐसा होता है when some emergency comes, तो क्या होगा, for that stimuli, जो एक्सटर्नल चीज जिस पर हम रिएक्ट कर दें उसको स्टिमुली कहते हैं, which makes our body to locomote, या उसे क्या कहते हैं, स्टिमुली। तो आवर बॉडी न्यूरॉन्स, चाहे ऑप्टिक नर्व्स हो या हमने किसी चीज को स्मेल किया या ऑल्फैक्टिक नर्व्स हो, वो सारे न्यूज हमारे कहाँ पे पहुंच, ब्रेन लोकेट इट, डिटेक्ट इट। किसकी वजह से बताओ, हमारे नर्व्स की वजह से सेंस कर लेगा। ब्रेन ऑर्डर्स ग्लैंड, रेस्पेक्टिव ग्लैंड टू सेक्रीट दैट हार्मोन्स व्हिच एक्टिवेट द टारगेट ऑर्गन। ब्रेन नहीं तो ऑर्डर किया, हमने किसी चीज को देखा, वो मैसेज हमारी ये जो सेंसेस हैं, पांचों सेंसेस की वजह से सबका एक्यूमुलेटेड वहां पर ऑप्टिक नर्व्स, गस्टेटरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, स्किन है तो सेंसरी नर्व्स, ये सभी हो गई और सभी नर्व्स ने उसको पहुंचा दिया कि नहीं। तो क्या होगा, कम्स देन ब्रेन एनालाइज दिस या डिटेक्ट्स इट and send a message to respective gland to secrete, ठीक है, secrete hormone। There is a switch on and switch off system is present। ऐसा नहीं कि वो लगातार निकालते ही जा रही है। तो हम ये बात जानते हैं कि ये देयर इज स्विच ऑन और ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, हमको इमरजेंसी से निकालना है। हमारे किडनी के ऊपर कौन सा, और वो बोलो ये क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है, ये ट्रैंक्विलाइजर है। क्या चीज है ये, ट्रैंक्विलाइजर का क्या मतलब, जैसे तुम गुमसुम उदास बैठे हो तो ये फीडबैक ब्रेन से भेजा जाएगा कि
एड्रीनल, थोड़ा सा तुम ऐसा नोरा एड्रेनलिन निकालो जिससे कि इसको अच्छा इफेक्ट आए, इसको पीसफुल लगे ना ह्यूमन को। हम बड़े उदास बैठे हैं तो किसको आदेश दिया जाएगा, बोलो, इसको दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं है, जब ये हमको ज्यादा दे दिया जाएगा तब ये नारकोटिक्स हो जाएगा, समझ आया? इसी चीज को ही तो नशे वाले लेते हैं कि बिल्कुल फिर हंसते रहेंगे, हाँ कितना अच्छा लग रहा है वो। फिर अगर ये ज्यादा निकाल दे तो फिर वहीं पर वाहन लोग स्विच ऑफ ना हो, स्विच ऑन हो गया हम कहेंगे करते जाएंगे, हम हंसने ही लगेंगे, हम ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो क्या वो हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इफेक्ट नहीं करेगा? सो इट विल मेक, देयर शुड बी ए बैलेंस रिस्पॉन्स। कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए? इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर कैसा सिस्टम है? सिर्फ फीडबैक मैकेनिज्म ही नहीं है, इसके पास दूसरा सिस्टम भी क्या है? स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। पहली बात तो हमने लिख दी प्रेजेंट, तो ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया। अब आगे क्या होगा? नाउ रिस्पेक्टिव ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड विल सेक्रीट। क्या सेक्रीट करेगी? इमरजेंसी जूसेस या एड्रीनलिन, जिसको कि मैं क्या कह रहा हूँ, नोरा एड्रीनलिन, वो ट्रैंक्विलाइजर। चलो इस चीज को लिखें। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगी? ये क्वेश्चन आया हुआ इसीलिए मैं लिखा, फिर वो रह जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया, इसी के संबंधित है, लिख लो। तो एड्रीनल ग्लैंड सेक्रीट एड्रीनलिन, ठीक है, विच enables us, जो हमें क्या करेगा? us to flight or fight, fight or flight, लड़ो या भाग जाओ। इस इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए इनेबल करेगा कि नहीं? which enables us to fight or flight. When we come out from such situation, the message is sent to brain. और ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन के पास चलेगा कि सांप चला गया। कौन भेजेंगे मैसेज? आइज देखेंगे कि अब नहीं है, या और भी कुछ आसपास है जिसमें हम अपने सेंसर से। तो क्या होगा? व्हेन वी कम आउट ऑफ दैट इमरजेंसी सिचुएशन, मैसेज इज सेंट टू ब्रेन, ब्रेन अगेन ऑर्डर्स द रिस्पेक्टिव ग्लैंड टू स्टॉप सेक्रीटिंग द हार्मोन। बोलो, बात समझ में आ गई? व्हेन वी कम आउट from emergency, then message is sent to brain. So brain commands, you prepare a commands target on target, ये जो respective gland to stop secretion. फिर लिख देना, दिस इज ए काइंड ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। कमांड्स ग्लैंड टू स्टॉप सेक्रेशन। दिस इज ए काइंड ऑफ फीडबैक। अगला सवाल देखो, और कुछ पूछा गया इसमें क्या? चलिए 31st देखो। 2 grams of lead nitrate powder is taken in a boiling tube. The boiling tube is heated over a flame. तो lead nitrate का ये प्रैक्टिकल हमने करके भी दिखाया है। 2 ग्राम lead nitrate ले लो, BbNO3, PbNO3 ऊपर रखा हुआ व्हाइट कलर का है लेड नाइट्रेट, सही है, ऊपर सेकंड में रखा हुआ PbNO3 करके दिखाया है। जब इसको हीट किया था तो क्या हुआ था, बोलो? इसका कलर येलो हो गया था, बुक में भी दिखाया है, दिखाया ना, उसमें रखा है ना। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? दैट इट बिकम्स येलो, और इसमें कुछ मात्रा कम भी हो जाएगी। ये देखो इतना ही बचेगा, और साथ में क्या होगा बताओ? इसमें से कुछ ब्राउन कलर के वेपर्स ये हुआ है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या हुआ बताओ? अब सवाल पढ़ो। लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, और क्या बन गया बोलो?
PbO दैट इज लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का था, और ये किस कलर का था? व्हाइट सॉल्ट था, येलो कलर, और इससे जो गैस निकली वो NO2 निकली, और साथ में कौन सी निकली? O2। ठीक है, और इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय अपघटन की अभिक्रिया हो गई। लेट अस सी, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? स्टेट द कलर ऑफ फ्यूम्स। तो कलर ऑफ फ्यूम्स दिव्या कौन सी हैं? रेडिश ब्राउन, ये सही कह रही हो। सो कलर ऑफ फ्यूम्स, सर आंसर की मैंने गलत लिखा था, उसमें व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट लिख दिया उन्होंने। बुक में दिया है, बुक के सेकंड पेज पे हाँ था, मैं तो है ना? व्हाइट कलर का। और प्रेसिपिटेट क्यों दे रहे हैं? प्रेसिपिटेट कुछ येलो होता सर है। सिर्फ ब्राउन तुम सुनो इस चीज को, प्रेसिपिटेट क्यों बोल रहे हो? प्रेसिपिटेट तो वो होता है जो वाटर में सॉल्युबल नहीं नहीं, मैं लेड ऑक्साइड की बात कर रही हूँ। लेड ऑक्साइड, तो प्रेसिपिटेट वर्ड क्यों यूज करते हैं? Residue। रेसिड्यू, जो बच जाए वो रेसिड्यू है, अलग ही। हाँ, रेड और ब्राउन कुछ भी है, समझो इस चीज को, फिर से समझो। मान लीजिए अगर आपने ये फिल्टर पेपर है, अब फिल्टर पेपर में कोई चीज अगर आप यहाँ डिकैंटेशन कर रहे हैं, ये चाय है, तो इसको चाय को तुमने प्याली में छान लिया, तो इसमें जो चीज बची वो क्या है? रेसिड्यू। ये क्या है? और जो इसमें आया वो क्या है? फिल्ट्रेट। ये क्या है? बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब अगर तुमने कोई चीज गर्म की, कुछ चीज निकल गई, जो बच गई वो क्या है? वो रेसिड्यू है। जो वाटर में ना सॉल्युबल हो उसको अवक्षेप कहते हैं, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। वाटर तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो हम प्रेसिपिटेट क्यों कहें? नहीं, तो इसलिए यहाँ जो बचा वो क्या है? रेसिड्यू। ऊपर गैस निकल गई। अब देखो PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे मैंने गलत लिख दिया, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट है, इसको हीट करो, तो हीट करने से क्या क्या चीज होगी बोलो? लिखो, तो यहाँ तो प्रैक्टिकल क्या करके देख लो। आंसर से क्या, ये तो शुरू से पढ़ रहे हैं, 1 साल होने को आया है। आंसर में तो आंसर से कुछ नहीं होता है वो, हाँ, आंसर में कोई उसकी जिम्मेदारी थोड़ी है। उनको 10,000 15,000 दे के पे कराते हैं। हमारी जो वो आती है ना मैम की बहन, वो क्वेश्चन पेपर भी बनाती है और आंसर पेपर भी। हर क्वेश्चन पेपर बनाने का 200 रुपये मिलता है, वो नेट पे जाता है सही। और उससे जब हम पूछते हैं तो उसकी बखिया उधेड़ देते हैं, ये बताओ वो बताओ, कुछ नहीं बता पाते। लेकिन अब किसी को पैसा कमाना है, नेट वाले तो पैसा दे रहे हैं ना, और सस्ते में उन्हें चाहिए, बस जल्दी जल्दी पब्लिश करना है, किसी से भी लिखा है कुछ भी। ऐसे मत सोचो आंसर की है, सही चीज समझो, सही लिखो आप। सर वो तो आरओ का सर्वन पेपर है, नेट वाला नहीं है। अब होने तो गलती से, बुक में ही भी गलती है, क्या कर। अभी मैं दिखा दूंगा PbO का कलर, नहीं सर दिखा दो। बुक में लिखा है। चलो PbNO3, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, ये सही कलर है। PbNO3 लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होगा? इट PbO में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई? ये PbNO3 से PbO में कन्वर्ट हो गया, जरा ध्यान दो। अच्छा नैतिक तुम बताओ, ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन? इन्होंने पकड़ लिया, बोले सर यहाँ भी 2+ का चार्ज है, यहाँ भी 2+ है, नहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये पकड़, यही चीज तो पकड़नी है। सर यहाँ 6 ऑक्सीजन है, वहाँ 1 ऑक्सीजन। 6 से नहीं होता, 6 और वो सब कुछ नहीं देखा जाता। यहाँ देखो Pb है, Pb 2 की वैलेंसी पे है ना, इसने गेन किया, यही सबसे करंट है। अगर पूछ लिया जाए तो कह देना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसीलिए तो अलग अलग रिएक्शन है, एक कम्बिनेशन है, एक डिकम्पोजिशन है, एक ऑक्सीडेशन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट ना ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन, एक्सचेंज ऑफ आयंस है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं होती। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। 2+ यहाँ भी है, 2+ यहाँ पर भी है। और क्या बन रहा है बताओ? NO2 बन रहा है। और क्या बन रहा है? जरा O को काउंट करो, तो यहाँ पर हम ये क्या लिख सकते हैं? इसमें आएगा 2 2 4। देखो यहाँ 6 है और यहाँ कितने बोलो? 5 है। 5 है तो इसको क्या कर दिया जाए बोलो? PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ 6 है, यहाँ तो 2 लिखो पहले, N 2 है तो 2 लिखो। अब कितना हो गया? 2 तो लिखना पड़ेगा ना, नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया, नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया, Pb भी बैलेंस है,
अब बस ऑक्सीजन ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन को करो, यहाँ 6 हैं, यहाँ 4 5 6 7 हैं, कितने हैं ये 7 को क्या करोगे हाफ कर लो, अब हो गए 6, चेक करो सही हो गया ना, सब कुछ बैलेंस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ बताइए, 2 Pb NO3 होल ट्वाइस, 2 PbO और प्लस O2, सही है। रेड ब्राउन कलर की चंद्रशेखर कौन सी गैस निकली बोलो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन निकली। अगर वो जो चीज जो गैस निकली है क्या उसे तुम इनहेल कर सकते हो, क्यों, वो कैसी गैस है बोलो, समझ में नहीं, पंजेंट स्मेल एसिडिक गैस है, क्यों, क्योंकि जो NO2 है रेड कलर ऑफ फ्यूम्स आर रेडिश ब्राउन, इट इज ये कौन सा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देख लो ये NO2 जरा वाटर के साथ मिलाओ तो क्या होगा बोलो HNO3, ये नाइट्रिक एसिड नाम पे बन जाएगा, अंदर में म्यूकस वाटर तो है ही है। अगर तुमने किया, जब भी लैब में कराया जाता था हमारे यहाँ तो 10th में प्रैक्टिकल होते थे, 2-4 लड़के तो तभी गिर जाते थे, जितनी भी हाँ लड़कियां भी गिरती थी ना, ये हम नहीं कह रहे कि कोई वहां पर पक्षपात नहीं, सभी गिरते थे। चलो ये देखो बात समझ आई कि नहीं, तो NO2 और H2O इनको मिला के क्या हुआ 2HNO3, यहाँ कितनी है बताइए 6 है, और इसको भी करेक्ट करो तो 4 5 और फिर O2 लगा लो। तो इसलिए नैतिक ने जो बताया वो गैस पंजेंट है, वो एसिडिक है, अगर हम उसे स्मेल करेंगे तो एसिड जैसे स्मेल आएगी, नाक में एसिड जाएगी, तो वो सही नहीं। बात समझ आ गई, सो इट इज एसिडिक गैस, पहली बात समझ आ गई। अगला सवाल का वो देखो आंसर, दैट इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो भी हम लोगों ने कर लिया, येलो कलर, यहाँ लिखो येलो कलर है, और इसको PbO, इसको लिथार्ज कहते हैं, क्या कहते हैं, चीजों को चमकाने के काम में आता है, इसका नाम क्या है लिथार्ज। और ये वाइट है, ठीक है, यही कलर इंटरनेट पे देख लेना, सारी साइड में यही मिलेगा, ब्राउन गैस है, रेड कलर है। अगला देखो, next is after all, so a student dropped a few pieces of marble in dilute hydrochloric acid contained in a test tube, तो मार्बल क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं HCl में डालूं, HCl पे हमने यहाँ पर चौक पीस डाली थी तो तुमने देखा होगा, करके दिखाया था कि नहीं आपको, या वो शेल डाले थे, तो उससे कितनी ज्यादा रिएक्शन, नहीं देखा होगा तो फिर दिखा देंगे, सब चीजें हैं। द इवॉल्व्ड गैस पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, तो क्या होगा, इसको इसमें डाल दो, तो जैसे तुम्हारे घर में एसिड यहीं गिर जाए मार्बल पे, क्या होगा देखा है, बहुत तेजी से ये सब ये बदल जाएगा, मार्बल उसमें रिएक्ट कर जाएगा। ओके, तो कोई भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो या HCl हो या HNO3, तीनों में से किसी, तो द इवॉल्व्ड गैस व्हेन पासेस थ्रू लाइम वाटर, इसमें कौन सी गैस निकलेगी बताओ ताशी, और बनेगा क्या क्या, CaCl2 बना, और प्लस अलग अलग लिख लो, H2O भी बना और CO3, H ऐसा नहीं लिखना H2CO3, इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, CO2 जो है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, तुम पेप्सी ऐसे ही रख दो CO2 सब निकल जाती है थोड़ी देर में, जैसे जैसे वो नॉर्मल होता है, वो तो 6 atm का प्रेशर डाला जाता है तब जाके तुम्हारा सोडा वाटर या पेप्सी बनती है, ऐसे नहीं मिल जाता। समझ में आ गई बात कि नहीं, तो इनको अलग अलग लिखना, कभी H2CO3 ना लिखना, ये अलग अलग लिखना। अब जरा देखो इस गैस को आपने क्या किया, पहले टेस्ट ट्यूब में मार्बल की चिप डाली, और मार्बल की चिप के साथ किसे डाल दिया, दैट इज एसिड को, एंड इफ द इसमें से जो गैस निकली उसको किसमें पास किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर,
फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर क्या होता है? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दो तो क्या होगा बताइए? CaOH होल ट्वाइस बनेगा। इसका मतलब है कि ऐसा चूना बनेगा, सारा तो नीचे बैठ जाएगा लेकिन पानी में थोड़ा सा आपको टर्बिडिटी, ये सब नीचे बैठ गया तो CaO को इसके साथ मिला दिया, दैट इज ये लाइम वाटर हो गया। तो नीचे जो बैठा है वो कौन सा है बोलो सुजैन? मिल्क ऑफ लाइम। और ऊपर भी पानी है लेकिन इस पानी में कितने परसेंट सॉल्युबल है बताओ? 99.99% तो घुलता ही नहीं है। अब घुलता कितना है? इतना। जैसे हमारे पास ये लाइम वाटर रखा है, इसमें कितना घुलनशील है पहले भी तुमको दिखाया है, ये देखो तो ये देखो जो थोड़ा सा है वो भी नीचे बैठा है। जब पूरा चूना थोड़ा तो नीचे अभी बैठा ना, सब हटा दिए गए तब और भी बैठ गए। नहीं दिख रहा है? देखो नीचे दिख रहा है, ये मिल्क ऑफ लाइम। तुम्हारे घर में भी चूना भिगोया जाता होगा, सब तो बैठ जाता है, पानी पर के बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता। चूना तो सभी जगह गांव में भिगोया जाता है। तो जो ऊपर बचा वो लाइम वाटर है, जो नीचे बैठ गया वो मिल्क ऑफ लाइम है। बोलो बात समझ आ रही है? सही है? इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। अब ये जो गैस है इस वाले लाइम वाटर में, इसमें दिखाओ लाइम वाटर ना नीचे बैठा हुआ है, ये दिख रहा है ना बैठा, इसमें डालो क्या होगा बोलो? ये बुक का डायग्राम है, इसमें लाइम वाटर ले लो, लाइम वाटर इसी को कहना, लेकिन तुम ये जान लो पूरा जो बन जाएगा वो नहीं, सब बैठ जाएगा। 0.01% ही घुलनशील है, इट इज ओनली सॉलिड। अब इसमें डालने पे क्या होगा? कौन सी गैस निकल रही बोलो? वाटर तो वहीं रह गया ना, निकली कौन सी गैस? CO2 इसमें से गई, और CO2 किससे रिएक्ट करेगी? CaOH होल ट्वाइस। तो अब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से जब ये CO2 रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा बोलो? CaCO3 प्लस H2। और ये कैसा कलर हो जाएगा? मिल्की, दूधिया रंग हो जाएगा। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यदि अधिक देर तक इसमें से निकलने वाली गैस इसमें प्रवाहित की तो उसका दूधिया रंग विलुप्त हो जाता है। इट डिसअपियर्स एंड इट अगेन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। ये कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। व्हाई इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट? करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि अगर CaCO3 और वाटर का ही सोल्यूशन था और CO2 डालो, डालते रहो, उसमें से निकल लेगा सब पूरा। क्या हो? पाइप से निकाल के यहाँ कॉर्क लगा, कॉर्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसमें चले जा रही है। और CO2 डालो तो क्या होगा बोलो? गीत आप बताओ, ताशी बताओ, दिव्या। अब यही बताएंगे बोलो। अब CaHCO3 समझ आई बात कि नहीं? कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? और इसका कलर क्या है? कलरलेस। सही है। सो व्हेन मार्बल चिप्स आर पुट इन एसिड, जब एसिड में डाला जाए, तेजाब में डाला जाए, तो क्या होगा? देन व्हाट काइंड ऑफ गैस कम्स आउट? कौन सी गैस निकलेगी बताइए? देन जैसे ये देखो, अगर हमारे पास होगा तो दिखाई देगा, अगर यहाँ से हम नहीं जा रहे। ये दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारे पास मार्बल चिप भी है, ये देखो। ये मार्बल चिप, ये शी सेल्स हैं। क्या ये भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है? ये भी हो सकता है। चौक भी डालेंगे तो उसका भी यही हाल होगा। दोनों चीजें हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास किसका पीस है? दिस इज चौक। ये दोनों ही डाल देते हैं। एक इसमें चौक है और एक क्या है? मार्बल पीस। ये देखिए, तो
इसमें मैं थोड़ा सा एसिड ले लेता हूँ। हाँ सर वो CH3 बोलते हैं इसको तुरंत ही फेंकना पड़ेगा क्योंकि इसके फ्रूट्स वैसी होंगे। अब देखो ये एसिड ले लिया, एसिड में ये डाल दिया, रिएक्शन दिखाई पड़ रही है। अभी थोड़ी देर में इसको निकालेंगे, ये दिख रहा कैसे कैसे घुलता जाना, दिख रहा। अभी थोड़ी देर में बिल्कुल गल के लेंगे। ये अभी भी देखो इसमें कोई गैस नहीं है, ऐसी कोई गैस नहीं निकलने की स्मेल है। हाँ वो इस एसिड की होगी लेकिन और कोई नहीं होगी। सही है। तो ये चीज क्या हो रही है, थोड़ी देर में निकालेंगे पूरा गल जाएगा। सही है। इसमें से कौन सी गैस निकलती है, CO2। अगर उस गैस को हम किसमें पास करें, इसी में चौक भी डाल सकते हैं। अभी तक ये डिसॉल्व हो गया, थोड़ा पानी ले लें तो शायद कुछ बचा होगा तो बच जाएगा। हाँ? विनेगर नहीं है, विनेगर में भी कर सकते हैं, तेज नहीं होगा। ये पूरा गल गया, गल के अगर थोड़ा बहुत है, अभी भी रिएक्शन हो रही है। देखो अभी भी हो रही, क्या बबल छूट रहे हैं, ये देखो दिख रहा है तुमको, डिसॉल्व होता हुआ दिख रहा है। अगेन सम गैसेस आर कमिंग आउट, गैसेस दिख रहे हैं निकलती हुई, ये CO2 ही है। और कितना पतला हो गया, CO2 गैस निकल रही है। अरे तेरी अभी भी CO2 गैस निकल रही है। सॉल्यूशन H2SO4 इसमें हमने शीशे के चौक डाल दी, शांति वाली ठीक है ना, सी होती है जो कौन से ऊपर से वो दिख रहा ना। हाँ मुझे पता है शांति होती है। हाँ ये अभी जाके समय तक ये पूरा गल बता जाएगा। के कर तो सो इसमें चौक डाल देंगे तो चौक का भी यही हाल है। देखो चौक में भी रिएक्शन हो रहा है। ओके क्या बोलते हैं उसे अब देखें अगला सवाल। तो वो पापा को नाउ ये पूरी बोतल 10 रुपए की हर दुकान पे मिलती है, 10 रुपए की मिलती है सभी दुकानों पे। इसको टॉयलेट क्लीनर करके यूज करते हैं और लोग इसी को अटैक किसी पे फेंक देते हैं तो उसको एसिड अटैक कहा जाता है। चेहरे पे नहीं डाल देते किसी, यही एसिड। बाइक से जाते रहे हो, बाइक से जाते छीटा मार किसी भी जैसे बाइक से जाते हैं। हाँ फिल्म बनेगी बेटा इसका अकीरा अकीरा गथुरा ही बनेगी। कांच प्लास्टिक में रखा जाता है। चलो अगला देखो सवाल। सो आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व, दैट इज कौन सी गैस निकली, CO2। आगे पढ़ो। एंड इट इज पास्ड टू लाइम वाटर, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर, बोलो मिल्की। What happens when the gas is passed excess through lime water? सारी रिएक्शन हमने लिख दी है। तो 30 सेकेंड। Will the impact of removing all the organism in a trophic level be different for different trophic levels? क्या all organism in a trophic level be different on बैलेंस्ड इक्वेशन बैलेंस नहीं है, कौन सी इसमें आंसर? चलिए, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉफिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज? ये दिखाओ जरा सोनाक्षी क्या है इसका। चलो इसको देख लेते हैं। डिफरेंट तो होगा, सर डिफरेंट होगा। मैं आपको जब तो हाइट रुक नाउ अब देखो सब वो लाइट का लंबा कौन है लंबा will the impact of removing all the organism in a trophic level be different for different trophic ऐसा level? होता ही नहीं।
इसको देख लें इसमें। नहीं सर अरे आंसर आंसर की ईमेल यस चलो अब इसको समझो, इस चीज को पूरी बात बता रहे हैं। यस देयर विल बी डिफरेंट इम्पैक्ट। क्वेश्चन क्या है पहले यही समझो, इसका मतलब क्या है। दैट इज क्वेश्चन में पूछ रहा है रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल, मेरा कहने का मतलब है ये हमारा एक फूड पिरामिड है जिसमें डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स हैं, एक चीज दूसरे का फूड बनती है। तो मैं यहाँ से सारे प्लांट्स को निकाल दूं, ग्रास को निकाल दूं, इसके अलावा मैं फाइटोप्लैंक्टन को भी निकाल दूं और एल्गे को भी निकाल दूं, सबको निकाल दूं, सिर्फ एक को नहीं, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। समझ में आई बात? तो मैं इसमें और किसको किसको निकालूंगा, फाइटो प्लैंक्टन को, और किसको निकालूंगा, एल्गे को भी निकालूंगा, ग्रास को भी निकालूंगा, सबको रिमूव कर दूं। तो कह रहा है इसको कौन खाते हैं, इसको खाते हैं, मान लो ये हिरन खा रहा है, इसको खाते हैं चूहे, खाते हैं चूहे, अनाज खाते हैं कि नहीं, तो ये चूहे हैं, अनाज खाते हैं। इसके अलावा और कोई चिड़िया उड़िया खाती होंगी, तो चिड़िया भी, उनको भी, गाय, इन सबको निकाल, इसको निकाल लो, ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रॉपिक। तो क्या अलग अलग ट्रॉपिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स को निकाल दिया जाए तो उसका दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर क्या अलग अलग इंपैक्ट होगा, ऐसा पूछा। Yes. एक को मत निकालो कि सिर्फ हिरन को नहीं निकालो, जो जो अनाज खाना सबको निकालो। रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन ए ट्रॉफिक लेवल, इन अ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, हैज, लिखो, हैज डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल। चलिए अलग अलग इसको समझो कैसे होगा। यस तो लिख लिया, यस, ऐसा अलग अलग चेक करो। प्रोड्यूसर के लिए ये पहला वाला प्रोड्यूसर है, दूसरा कौन है, हर्बीवोर, प्राइमरी हर्बीवोर ही है। अब ये प्राइमरी कार्निवोर है, ये सेकेंडरी कार्निवोर है ना, प्राइमरी कार्निवोर, प्राथमिक मांसाहारी, और ये क्या है, द्वितीयक मांसाहारी, सेकेंडरी कार्निवोर। वैसे ये अगर तुम कंज्यूमर के टर्म्स में कहो, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड और फोर्थ, सबके अलग अलग नाम। तो ये कौन सा ट्रॉफिक लेवल बताइए। तो जिसको मैं हर्बीवोर कह रहा हूं, शाकाहारी, ठीक है, वो कौन है, उसके दो नाम हैं। एक तो तुम इसे क्या कह रहे हो, बोलो, दिस इज, ये तो प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर को आपने क्या कहा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इन सभी को आपने कंज्यूमर कहा। अगर आप इसे कंज्यूमर कहना चाहते हैं, ये तो ट्रॉफिक लेवल लेके सीढ़ी बढ़ती चली जाएगी, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। और ट्रैफिक लेवल की बात कर रहे हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर द ट्रैफिक लेवल। सर आपने टर्शरी तो लिखा ही नहीं। देखो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। मैं तो कंज्यूमर का लिख रहा हूँ, तो कार्निवोर लिख रहा हूँ ना, अभी मैं बता रहा हूँ। अब इसको फिर से समझिए, यही हो जाएगा ना, कार्निवोर लिखा, अभी समझ में आ जाएगा। अब समझो, ट्रॉफिक लेवल वहां लिख लिया, ये प्रोड्यूसर है, इसे क्या कहोगे, बोलो, ये तो प्रोड्यूसर हो गया। यहां से शुरू करो कंज्यूमर, तो इसे क्या लिखोगे, जो अभी गीत बोल रहे थे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर ही सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, बोलो,
इट इज थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर है या टॉप लेवल कार्निवोर। एक स्मॉल कार्निवोर और एक क्या होता है लार्ज कार्निवोर। समझ आई बात कि नहीं? प्राइमरी सेकेंडरी ना भी बोलना चाहो तो तुम क्या कहोगे? स्मॉल कार्निवोर और दूसरा क्या है लार्ज। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर कह रहा हूं वो स्मॉल कार्निवोर है और वही थर्ड ट्रॉफिक लेवल भी है। इसी तरीके से जो लार्ज कार्निवोर है वो कौन है? वो यहां देखिए टर्शरी तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता है ना। टर्शरी कंज्यूमर, दिस इज टर्शियरी। टर्शरी कंज्यूमर कौन है बोलो? कौन सा ट्रॉफिक लेवल है रिया? बता। 4 सही है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा ट्रॉफिक लेवल है? सेकेंडरी कंज्यूमर 3rd है ना, यही कहना। एक हमेशा ट्रॉफिक लेवल ऊपर होगा क्योंकि सबसे नीचे प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर से ही तो फर्स्ट शुरू हो गया, अब कंज्यूमर के बाद एक एक एक्स्ट्रा बढ़ता चला गया। सही है। अब क्वेश्चन पर आए, इफ ऑल प्रोड्यूसर्स आर रिमूव तो क्या होगा बोलो? इफ all producers are removed, then no organism will have food. No organism, किसी को भी फूड नहीं मिलेगा, which directly depends और indirectly depends। ऐसा नहीं है कि जो indirectly है 2-4 साल जिंदा रह पाएंगे फिर वो भी मर जाएंगे। सही है। So no organism ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल, जो भी होगा अदर ट्रॉफिक लेवल, कोई दूसरी जो ट्रॉफिक लेवल उनमें से किसी को फूड मिलेगा। अदर ट्रॉफिक लेवल हैव फूड। अगली चीज देखो, इफ हर्बीवोर्स आर रिमूव तो क्या होगा? देखो हर्बीवोर, if all herbivores are removed, ठीक है, herbivores are removed, no carnivore will get food। कोई कार्निवोर को फूड नहीं मिलेगा। और फिर से समझो, जो जनसंख्या का ग्राफ है वो किस हिसाब से चलता है? इसका ओस्टवार्ड का नियम समझो, पहले एक्सपोनेंशियली चलता है फिर सैचुरेट होता है। अभी आपको डार्विनवाद नहीं बताया गया ना, डार्विन वाला हटा ही दिया, चलो कोई बात नहीं। अब फिर इसके बाद ये ऐसे आ जाता है, इसको जरा समझो फिर ये वहां लिखा दें। इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन, ये क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है ना, बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन टाइम के साथ कैसे बढ़ती है बोलो? पॉपुलेशन, और ये टाइम का ग्राफ है। हम इसको पूरा डार्विनवाद आपको बता ही देंगे क्योंकि उसके बेसिस पर। एज इनिशियली इट मल्टीप्लाइड्स एज पर एक्सपोनेंट्स। कैसे मल्टीप्लाई करती है? जैसे 2 की पावर या 4 की पावर कुछ लगी ना हो, 4 की पावर x ऐसे बढ़ती है। 1 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो तो कितनी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो शुरू में पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंट्स के हिसाब। तुम पावर लगा के देखो 1 2 3 पर, 2 पे ही लगा के देख लो, ज्यादा क्यों कर रहे हो? 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाते ही 8, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रही। तो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही। शुरू में जो पॉपुलेशन है, हमारी दादी के 8 बच्चे थे और जो हमारी परदादी हैं उनके 12 बच्चे हुआ करते थे। मम्मी के 4 बच्चे थे, हमारे 1 बच्चा है। समझ में आ गई बात? तो ये कैसे बढ़ती है? एक्सपोनेंशियली। लेकिन जैसे जैसे एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि पॉपुलेशन के बीच में कई चीजों के लिए कंपटीशन होता है, स्पेस के लिए, फूड के लिए, नौकरी हम लोगों में, हमें इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नौकरी की बात समझा, मेटिंग के लिए। कई ऐसे भी कुत्ते हैं जो पूरे जीवन काल में मेटिंग किए बिना ही मर जाते हैं, क्योंकि जो मजबूत कुत्ते हैं वो उनको आने नहीं देंगे बिच के पास। ये बात होती है कि नहीं होती है?
तो कई चीजों के लिए होता है, कई लोग तो ऐसे ही मर जाते हैं, इसके लिए कई कुत्तों में लड़ाई भी होती है, जो जीतता है वो विच के पास जाता है। तुम लोग, हम लोग के घर के आसपास तो होता रहता है ना, ये तो देखो अब ये देखो गैंग वॉर होता है, सभी कई प्राणियों में ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो प्रेइंग मेंटिस है इसमें भी यही हालत है, ये जो इससे मेटिंग करता है, मेटिंग के बाद उसी को खा जाती है। पहली वाली प्रेइंग मेंटिस, पहला वाला नहीं, सबसे ऊपर बना सर वो इंसेक्ट इंसेक्ट है, सही है। तो किन किन चीजों के लिए होता है समझो, फिर आगे बढ़े ना, आप सवाल समझो फिर आगे बढ़े। तो देयर इज, जैसे जैसे मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि हर्बीवोर के मर जाने से सारे कार्निवोर तो मर जाएंगे, एंड देयर विल बी कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। तुम क्या सोचते हो, बहुत सारे, अगर बहुत सारे बढ़ती जाए, घास बढ़ती जाए, तो क्या जमीन में न्यूट्रिएंट्स रह जाएंगे? वो घास खा ली जाती है तभी तो जमीन उनको दे पाती है। सॉइल से लेते जाओ, एक टाइम वो बैरन हो जाएगी, समझे? वो क्या सोचते हो कि वो उगते ही जाएंगे, सॉइल देती जाएगी, दे थोड़ी ना पाएगी, उसको आपको छोड़ना पड़ता है ना सॉइल को। सो इफ सॉइल इज नॉट केप्ट ये जो अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, देन इट कैन नॉट रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स, रिप्लेनिश कर पाएगी। तो इसलिए क्या लिखा जाए बताइए, ऐसा हम लोगों में भी है। हम लोगों में एक दिन ऐसा होगा कि एक गिलास पानी के लिए भी लोग एक दूसरे को मारेंगे, और फिर उसी को 5 बार कैटास्ट्रोफ आ चुका है, 5 बार विनाश आ चुका है ह्यूमन का। जैसे माया सभ्यता हुई या ये हुई, पुरानी केस में जाके देखो तो पता चलता है कि जो अर्ली मानव थे वो क्या बनाए, वो हमारे लिए आश्चर्य है। लेकिन फिर से बैक्टीरिया बनते हैं, फिर से मनुष्य बन जाता है। बोलो बात समझ आ गई? तो क्या लिखे बताइए, ऑल कार्निवोर will die due to absence of food, और दूसरा there will be competition among producer for nutrients and space and ultimately they will not survive। और वो भी क्या होंगे, पहले तो वे अपनी गुणवत्ता को खो देंगे, और अगर उनको कोई खाने वाला ही नहीं बचेगा तो वे भी मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि घास रहे और खाने वाला कोई ना रहे। बात समझ आ गई? वो डिफरेंट कैसे हुआ? फिर तुम ये बता रहे ना कि ये भी मर गया वो भी मर गया, तो सेम ही तो। बात तो तुम्हारी सही है। हम और अभी इसको पढ़ते हैं, पहले तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना कि वो इंक्रीज होगा, बाद में मर जाएगा। अभी बता रहे हैं, इसको आगे पढ़ते हैं तो पता चलेगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है? इसको ऐसे ही लिखो और हम बताएंगे, लेकिन है रीजन ही, मतलब उसका डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में अलग अलग डिफरेंस होगा। थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं, क्या होगा? आंसर तो यही बनेगा, सच्चाई तो यही है, क्या है ना? और कुछ क्या हो सकता है? जैसे हम लोगों ने नहीं देखा था कि ग्रास गोट, वो यही चीज जो है, ये डिफरेंस है। समझो इस चीज को, समझो अर्चिता, यही डिफरेंस है। इधर देखो कि ग्रास के मर जाने पर फर्स्ट गोट विल बी, सेकंड ट्रॉपिक लेवल विल बी एक्सटिंक्ट, and in absence of second trophic level the other higher trophic level will subsequently get extinct. There will be direct impact on the next upper trophic level, and उसके बाद होगा subsequently with lapse of time the higher trophic level will get extinct. कुछ दिन तो वो जिंदा रह पाएंगे, भूखे हुए हिरन मरेंगे, तब तक वो खाते रहेंगे उनको, लेकिन वो तब तक टाइम हो जाएगा, ठीक है? और there will be also a negative impact of the on the lower traffic level। जैसे कि यहाँ पर हुआ, कहाँ पर हुआ? ये काले हिरन का शिकार करते थे, तो यहाँ पर समझ में आई बात कि नहीं? तो हुआ क्या, यहाँ पर ये राजस्थान एक हरा भरा जंगल था, इन लोगों ने हिरणों की पूजा करनी और बिल्कुल सब एक साथ शुरू कर दी, कुछ भी मारते नहीं थे, तो उन्होंने कोपलों को खाना शुरू कर दिया, सैपलिंग्स को। अब जब जमीन से सैपलिंग तगी खा ली जाएंगी तो घास क्या उगेगी? इतने हिरन हो गए कि उनके लिए खाना ही नहीं बचा, तो जब सब कुछ खा लिया गया तो जमीन बैरन हो गई, ठीक है? ग्रास नहीं हो गई। और यहाँ पे कार्निवोरस नहीं थे, कार्निवोर, वही तो बता नहीं रहा, पूजा करते थे। कार्निवोर को सब मार डाला कि मेरे हिरन को कोई, सलमान खान इसीलिए तो आता है जोधपुर, सही है? अब समझो वे हिरन भी मर गए क्योंकि अब घास नहीं बची, घास नहीं बची। तुम यहाँ की थाली देख लो राजस्थानी, वहाँ दाल बाटी सब्जी का कोई नाम नहीं है, सब कुछ होगा, दाल बाटी होगी, गट्टे की सब्जी होगी, हरी सब्जी का कोई एक भी आइटम नहीं है, क्योंकि वो सूखा सूखा काले हिरन की वजह से हुआ है।
केर सांगरी 3 महीने तक रखो। वो छोटे छोटे बीज हैं जो यहाँ की, ये सब आप लोग देखते हो, बबूल की, करनी, ऐसी चीजें राजस्थान में जो उगने वाले नहीं होते हैं। 3 महीने रखो, सूखी पड़ी रहेगी। वो हरी सब्जी हुई क्या बना? 3 महीने तक केर सांगरी रखो फिर बनाओ, ये क्या मतलब? आप समझ गए ना? अब इसको नोट करें। If all herbivores are removed, then all carnivore will die due to scarcity of food. Producers के बारे में क्या लिखा जाएगा? ऐसे लिखो, first producers will increase. There will be high growth to producers, but ultimately there will be competition for nutrition and space. And the producers cannot survive. And एक घास दूसरे के ऊपर गिर जाएगी, उसी को मार डालेगी। बात नहीं करो। फर्स्ट प्रोड्यूसर विल इंक्रीज, देयर बायोमास विल इंक्रीज, बट क्या होगा? बट अ स्टेज कम्स व्हेन देयर इज competition for space and nutrients, and space and nutrients के लिए competition होगा, and producers will die. Producers will die हो जाएंगे। देखो तो क्या बात लिखी गई है? जब हर्बीवोर होंगे कंपटीशन होगा, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए उनमें कंपटीशन होगा और वो भी मर जाएंगे। अब तीसरी बात देखो, व्हाट अबाउट कार्निवोर? इफ ऑल कार्निवोर्स आर रिमूव्ड, then number of herbivore will increase, है ना? There will be large number of herbivore which are not eaten by anybody, ठीक है? These will consume producer autotrophs at large scale। लार्ज स्केल पर ये ऑटोट्रोफ को कंज्यूम करेंगे। नो ऑटोट्रोफ विल बी लेफ्ट एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑटोट्रोफ दीज हर्बीवोर विल बी डेड। शेर के मर जाने से हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। वे हिरण सारी घास खा जाएंगे और जब घास ही नहीं बचेगी तो क्या होगा बताओ? अभी हम ही लोग हैं, हम बहुत सारे हो जाएं। हम यहाँ पर 800 करोड़ हैं, अभी हम लोगों को बता दिया जाए 2400 करोड़ हो जाओ। हम लोगों ने कहा सारा अनाज खा लिया, धरती का सब कुछ जो जो मिला सब खा लिया, और फिर मम्मी बोलने लगा अभी रुको 3 महीना अनाज उगने वाला है। तुम 3 महीने रुकोगे, मर जाओगे। उग रहा है गेहूं, खा के जाना, अभी मत मरो। तो कौन है इंतजार करेगा 3 महीने? बात समझ में आएगी? क्योंकि हर एक चीज का रेट है ना ग्रोइंग। तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ क्या होगा? प्रोड्यूसर ऑल हर्बीवोर विल डाई। उन्होंने सारा खा लिया, उनके लिए घास बची, बोलो काले हिरण के लिए मारे गए। अब काले हिरण के पत्थर की मूर्ति बना के वहां बीकानेर के लोग रखे, उससे क्या फायदा? तुमने तो करते हैं वहां, तो है उतने नहीं है वहां पर। वो उनका गांव ऐसा है कि वहाँ अलग अलग जंगली जानवर सब एक साथ मिलकर बैठते उठते हैं, पता नहीं वो कैसे रहते हैं। मोर भी साथ में रहेगा, वहीं पर जंगली जानवर भी, खाने वाले जो है प्रे एंड प्रीडेटर बोथ आर लिविंग टुगेदर। तो क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर ऑल हर्बीवोर विल डाई। इन एब्सेंस ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑल। अच्छा, आगे की बात क्या कही गई है कि दैट इज रिमूविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो भी ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल विल कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस।
ये पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा कर देगा। किसी भी लेवल का कुछ भी आप हटा नहीं सकते, ठीक है कि नहीं। एंड इट विल हैव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स। एक और लाइन लिखना, रिमूविंग एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल विल हैव एडवर्स इफेक्ट इन फूड चेन या इकोसिस्टम। जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ये एक विपरीत प्रभाव भी डालेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूविंग organisms, so all organisms of any trophic level will have कैसा इम्पैक्ट होगा, निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। और किस पर, एंड फूड चेन। फूड चेन पर इसका एक प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या होगा, इट विल बी अनसस्टेनेबल, जिसे सस्टेन नहीं किया जा सकेगा। नाउ द चेन, जो फूड वेब है, इट इज नो मोर सस्टेनेबल। पहले हमने कहा भाई ये अपने आप चल रहा है, आपको जंगल में जाने की जरूरत है, जिसको जो खा रहा है खा ही रहा है और सालों से खा रहा है। लेकिन आप उन्हें हस्तक्षेप कर लिया, जो मैन इंटरफ्रेंस है ना, ह्यूमन इंटरफ्रेंस, फिर उसके बाद वो सस्टेन नहीं रह पाएगा। अभी वहां सतत पोषणीय चक्र चल रहा है, फिर वो पोषित नहीं हो पाएगा। आपके हाथ डालने से, आपने एक्वेरियम में हाथ डाला, 4 दिन नहीं देखोगे मछली मर जाएगी। तालाब बनाया नहीं देखोगे तो मर जाएगी। जहाँ चल रहा है, जहाँ नदी में, वहाँ कोई नहीं देखने जाता। ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है वो इकोसिस्टम को खराब कर देता है। तो क्या लिखते हैं बताइए, एंड नाउ द इकोसिस्टम इज नो मोर सस्टेनेबल। वहां बहुत अच्छी बात लिखी है, क्या लिखी बोलो, नाउ इकोसिस्टम इज नो मोर सस्टेनेबल। इस चीज को लिखो, देखो नाउ। सर इस पे आ रहा है। अच्छा, अभी वो करेंगे। इज नो मोर, इट हैज ए नेगेटिव इम्पैक्ट। इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, ओके। 33rd क्वेश्चन देखो, हेलो, हाँ बेटा, राजस्थानी कहाँ पे आए हो? हाँ, आना तुम खिला रही हो? अच्छा ठीक है, कहाँ आना? अपना, हाँ अपना अपना। कहाँ पे? टीम चलो चलो सब अब सब निकल रहे हैं, चलो चले सर, चलो चलो निकलो। चलो चलो, ऑर्डर ऑर्डर है।